हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास में आप लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उसमें आप लोग मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अभिलेख, मौर्य वास्तुकला और धम्म से संबंधित प्रश्न जो हैं जितने भी बन सकते हैं, सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य साम्राज्य ने जो है हिमालय से लेकर मैसूर, बंगाल, हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसे हराकर? धनानंद को पराजित करके। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। तो वो कौन कौन से स्रोत हैं? साहित्यिक साक्ष्य, अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस, नाटक, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। विदेशी विवरण कौन कौन से हैं? प्रमुख मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, कर्टियस आदि। पुरातात्विक साक्ष्य कौन है? अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, काली पालिश वाले मृदभांड, भवन, स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, आहत मुद्रा, पंचमार्ग। तो यहाँ से इनके बारे में, इस साम्राज्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक साक्ष्य, ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा, सरित सागर, क्षेमेंद्र जो है बृहत कथा मंजरी, पतंजलि के महाभाष्य से, पतंजलि ने जो क्या लिखा है? महाभाष्य। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पतंजलि कौन चीज लिखी है? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत जो है कथा था सरित सागर, क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी। तो बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ में प्रमुख स्रोत ग्रंथ है कौन सा? भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? अर्थशास्त्र, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। यह किसने लिखा है? कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र। विदेशी विवरण कौन कौन से हैं? जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स। जस्टिन
आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किसने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? तो विलियम जोन्स ने। इसे सैंड्रोकोट्स कहा किसने था? जस्टिन आदि यूनानी लेखकों ने। मेगास्थनीज यूनानी शासक, यूनान का शासक कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इनकी जो है महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। अब इनका पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में जो है अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। इनसे अशोक के शासन की समस्त जानकारी मिलती है। इनसे अशोक के शासन की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख, अशोक के 40 से अधिक अभिलेख जो है भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक, महाक्षत्रप, रुद्रदामन का जूनागढ़, गिरनार का अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त शक, महाक्षत्रप, रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पालिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार आहत सिक्के से भी मिलती है। तो इनके समय में चांदी और तांबे के जो है सिक्के भी प्रचलित थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध पर जो है नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। इसकी माता का नाम क्या था? मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ है मौर्य होता है। इसीलिए इस वंश का नाम जो है मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे? मौर्य वंश के शासक जो है किस वर्ण के थे? इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इसे चंद्रगुप्त क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए भी प्रमाणित लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल समर्थक था, पोषक था। मौर्य अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है, जिस मौर्य वंश के प्रमुख शासक। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। ऊपर के 3 जो शासक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। और जो है फिर इनके जो है कुल शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रत, सालिसुख, देवबर्मन, शतधनवन, धनवन, बृहद्रथ। तो इसमें 3 ऊपर के शासक और लास्ट का शासक बृहद्रथ जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इन्होंने कुछ ऐसा विशेष कार्य या कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए इनको नहीं पढ़ते। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है
322 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मौर्य की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। बौद्ध एवं जैन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। उस समय सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेडोसिया, बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई, काबुल के क्षेत्र का कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री जो है, इसकी पुत्री कौन, हेलेना का जो है विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण जो है सिर्फ एपियानस नामक यूनानी लेखक ही देता है। एपियानस नामक यूनानी ही देता है। तो एपियानस नामक यूनानी लेखक के ग्रंथ में ही ये वक्तव्य मिलता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा। तो मेगास्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है इंडिका है, में लिपिबद्ध किया, मतलब लिख दिया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सहगौरा ताम्रपत्र कहाँ, गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त, अब पुष्यगुप्त कौन था, राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है धर्म कौन सा था, जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला कहाँ कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। तो इसे संलेखना या संथारा कहा जाता है। बिंदुसार,
तो इसका पुत्र जो था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार था। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो यहां से प्रश्न बन सकता है अमित्रघात किसे कहते हैं? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तो वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। नोट, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डायमेकस। किसने भेजा? एंटियोकस प्रथम ने। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम जो है बिंदुसार का लड़का था और अशोक जो है बिंदुसार का सब छोटा लड़का था। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है। किसने किया है? एंथियनियस नामक एक यूनानी लेखक। एंथियस नामक जो है यूनानी लेखक ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के मैत्रीपूर्ण व्यवहार का वर्णन किया है। तो भारतीय शासक ने 3 चीजों की मांग की थी। कौन कौन सी वो 3 चीजें थी? सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा, एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीजें अंगूरी मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा है कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स था। तो आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी कौन था? पिंगल वत्स। बिंदुसार के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य जो है प्रधानमंत्री था। अशोक। अब हम लोग बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक के बारे में पढ़ेंगे। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनापीय पियदस देवों का प्यारा उपाधि दी गई है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की गुर्जरा नेटूर तथा उद्देगोलम अभिलेख में ही मिलता है। तो यह जो अभिलेख हैं यहाँ से अशोक नाम का उल्लेख जो है मास्की गुर्जरा
नेटूर तथा उदेगोलम अभिलेख से ही मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। किसमें? मास्की के लघु शिलालेख में। 1750 में टिफेनथेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। तो 1750 में टिफेनथेलर ने पता लगाया और पढ़ा किसने? प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कलिंग युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो यहाँ कहा जाता है बच्चे बूढ़े सबको जो है अशोक की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ से विचलित हो गया अशोक। कल्हड़ की रजत रंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। किसकी? कल्हड़ ने जो है रजत रंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिडी में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक का धार्मिक जीवन कैसा था? अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक जो है शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। रजत रंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। रजत रंगिणी के अनुसार अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवा नाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंघली अनुश्रुतियां दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपना लिया। बड़े भाई सुमन और पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। किसने? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो उपगुप्त, यहां से प्रश्न बन सकता है। नोट: अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमरिस गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। तो ये बराबर की पहाड़ियां कहाँ? बिहार में इन्होंने निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष प्रथम बोध गया की यात्रा। तो यहां से प्रश्न बन सकता है अशोक ने सर्वप्रथम कौन सी यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। और उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। तो यहां से लुम्बिनी ग्राम भी गए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी। तो अशोक ने जो है आखेट मतलब शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके स्थान पर क्या शुरू किया? धर्म यात्राएं प्रारंभ की। महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। तो यहाँ सभी जगह अशोक गया और यहाँ पूजा अर्चनाएं भी की।
अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। तो अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक कौन थे? तो एक तरफ धर्म प्रचारक और स्थान और देश। महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र इसका पुत्र था, संघमित्रा इसकी पुत्री। तो इनको कहाँ भेजा? श्रीलंका। महारचित यवन देश, महारचित को यवन देश, मध्यम हिमालयवर्ती देश। महादेव, महादेव को कहाँ भेजा? महिष मंडल मैसूर। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि, मध्यांतिक कश्मीर तथा कंधार गंधार। अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया। तो नियम जो है अशोक ने बनाया उसको उन्होंने धम्म कहा। धम्म संस्कृत के धर्म का एक ही प्राकृत रूपांतरण है, का ही प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धम्म की परिभाषा, अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। अशोक अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताता है, जो इस प्रकार हैं: साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवाद, दान, दया, कल्याण आदि। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने पूर्व शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित किया। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित जो है यात्रा को अशोक ने अपने शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे। अशोक के अभिलेख। तो यहाँ से अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। यह पहला शासक था। इन्हीं के शासनकाल में शिलालेख जारी हुए। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। तो कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन्हें दो वर्गों में बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभलेख इन्हें दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभ में विभाजित किया जाता है। गुहालेख ये गुफाओं में उत्कीर्ण, गुहालेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। नोट: अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कुछ स्रोतों में 7 स्थान दिखाए जाते हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरा स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, जिन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुक्मिणदेही आदि स्थलों पर पाए गए। अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों कौन कौन से? सहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारूबाई बाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो किसे रानी का? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए।
फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। अकबर के शासन में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। इलाहाबाद के किले में इसे रखा गया। कहाँ था? कौशाम्बी। रामपुरा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का सर ए कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सर ए कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु, तो एक तरफ शिलालेख एक तरफ विषय। तो पहला शिलालेख जो है पशुबल की निंदा की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसी में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। पशुबल की निंदा का इसमें प्रथम शिलालेख में। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य शक्ति पुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। तो तीसरे में यही है। चौथा शिलालेख क्या कहता है? धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है 5वें शिलालेख में है। छठा शिलालेख क्या बताता है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। तो छठे शिलालेख में यही बताया गया है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। आठवां शिलालेख जो है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख करता है। इसी में बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी इसी में मिलता है। 8वें में। नवां शिलालेख क्या बताता है? धम्म समारोह की चर्चा करता है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख इसी में मिलता है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसी में है। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां शिलालेख क्या बताता है? धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। तो 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों को समानता से कहा बताया गया है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 14वां शिलालेख इनका क्या कहता है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो इस शिलालेख से यही जानकारी मिलती है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र, कौन? तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है। पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधियों के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थीं। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख भाग बताया।
मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9 लाख 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। कौन कहता है? जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। नंबर 1 पुश्तैनी सेना, नंबर 2 भाटक सेना, नंबर 3 नगरपालिका सेना। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत, इंडिका, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की है। तो इनमें सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की। दास व्यवस्था। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेगास्थनीज स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। त्रिपिटक में 4 प्रकार, कौटिल्य ने 9 प्रकार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, दासों को बड़े पैमाने पर किस में लगाया गया? तो कृषि में कार्यों में बड़े पैमाने पर। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। इन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द जो है किसके लिए? तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह जो है मौर्यकालीन समाज में प्रचलित था। मौर्यकालीन धर्म, तो धर्म कौन सा था? मौर्यकाल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। साथ बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी तथा किसी भी धर्म के भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। जनसाधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ, अशोक का पौत्र कौन था? दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में दी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई। मौर्यकालीन मुद्राएं कौन सी थीं? एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ धार। कारसापण पर्ण धारण या चांदी का बना होता था।
सुवर्ण एवं निष्क या सोने का बना होता था। मासक एवं काकड़िक या तांबे का सिक्का होता था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो है पड़ थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी। मौर्यकालीन कला। मौर्य युगीन कला दो भागों में विभाजित किया गया है, राजकीय कला एवं लोकल कला। राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल हैं। तो यहाँ से यक्षिणी की प्रतिमाएं जो हैं भी मिली हैं। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के 81 स्तंभ है, जो कि उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली प्रारंभ की है। गुहा वास्तु इस काल की अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल। इस समय निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था। लौह अयस्कों का सदा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश, ओक का प्रयोग। भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग होने लगा था। तो इस समय लकड़ी का विशेष प्रयोग होता था। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण जो है चिपकवा विधि, अंगुलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा लोहा नीपुर पटना, धौली उड़ीसा का हाथी तथा दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की बल्लरी आकृति अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।